Hello, friends. Welcome to my channel Passion Education. आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने PYQs की सीरीज़ में उठाया है GPSC क्लास 1-2 का पेपर 2 एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट की गई थी 7/1/24 का, उसका पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। एंड कुछ इस तरीके से कि उन क्वेश्चंस पे जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको हम डेप्थ में जाके तक समझ रहे थे कि आगे आने वाले पेपर्स में अगर उन टॉपिक्स से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर टिक करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का सेशन बिगिन करते हैं हमारे क्वेश्चन 101 के साथ। जितने भी हमारे मित्रगण पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे नए हैं, तो उन सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके अलावा भी जो मैंने 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन्हें ज़रूर से देखें। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च Nilgiri Tahar Conservation Project, an initiative for the conservation of Nilgiri Tahar. Secondly, there are multiple references to Nilgiri Tahar in Tamil Sangam literature. Third, Nilgiri Tahar is an endangered species endemic to Western Ghat. हमारे कोट्स दिए गए हैं जिसपे से डी दैट इज़ 1 2 3 यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो हम, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि PYQs की सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन को डिटेल में, उसके टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ भी कैसे छोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के बारे में। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। 5 ईयर का प्रोग्राम है, 2022 से 2027 तक का है। इसका गोल है टू सेफगार्ड नीलगिरी तहर पॉपुलेशन एंड उनका सर्वाइवल इंश्योर करना। अगर नीलगिरी तहर के बारे में बात करें तो नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, दैट आर स्टॉकी गोट्स विथ शॉर्ट कोट्स फर, ब्रिस्टी मैन एंड कर्व्ड हॉर्न्स. This species predominantly inhabitate open mountain grassland. अगर इनके एरिया के बारे में बात करें तो तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली इन द नैरो स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ टू अशंभू हिल्स इन द साउथ। ये स्पीसीज कैटेगराइज्ड है एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट और इसको हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है। अगर बात कहें कि क्या इसका रेफरेंस तमिल संगम लिटरेचर में पाया गया है, तो जी हाँ, मल्टीपल रेफरेंस पाया गया है तमिल संगम लिटरेचर के अंदर। The adult male of Nilgiri Tahar species develop a light grey area or saddle on their backs and hence they are called saddlebacks. और इसी के साथ साथ नीलगिरी तहर को स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु का दर्जा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट जीरो एमिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है हमारा, नेट जीरो एमिशन मीन्स कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू नियर ज़ीरो। यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई कंट्री अगर नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट को सेट कर रही है, इसका मतलब वो ग्रीन हाउस गैस एमिट ही नहीं करेगी। क्या बात है, ये तो एकदम एक्सेप्शन वाला केस आ गया। मैंने आपको कहा था जब भी ऑनली आ जाए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आए तो ज़रा ध्यान से, अगर आपने उसे बढ़िया से पढ़ा है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी उसे टिक कीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। Countries are setting their net zero emission goal based on 2015 Paris Agreement guidelines. The net zero emission can be achieved by creating more carbon sinks such as forest and relying on futuristic technology such as carbon capture and storage. देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, दैट इज 3 C 3 ओनली। इसका आंसर 3 ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं इसके स्टेटमेंट को। नेट जीरो टारगेट है क्या आखिर में? So it is referred to as
कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम एकदम ज़ीरो पे ले आएंगे, जी नहीं। विच डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू ज़ीरो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रैदर इट इज़ अ स्टेट इन विच कंट्रीज एमिशन आर कंपनसेटेड बाय अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए, जितना ही ग्रीन हाउस गैस एक कंट्री के द्वारा एमिट किया जाएगा उतना ही एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। अब ये क्या मसला है भला? तो देखिए, फर्दर एब्सॉर्प्शन ऑफ एमिशन कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट, यानी कुछ ऐसी फैसिलिटी बनानी होगी जिससे कि वो ग्रीन हाउस गैस क्या किए जा सकते हैं, एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो फैसिलिटी है उसको आप इंक्रीज़ किस तरीके से कर सकते हो, कार्बन सिंक ज़्यादा बना करके, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक की फैसिलिटी इंक्रीज़ करके, जैसे कि ये एक उदाहरण दिया गया है फॉरेस्ट का। पेरिस एग्रीमेंट्स अंडरलाइन द नीड फॉर नेट ज़ीरो, इट रिक्वायर्स नेशन। देखो यहाँ पे नीड, यानी पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा सिर्फ एक बार में इस चीज़ के बारे में जिक्र हुआ है कि नेट ज़ीरो हुई जैसी कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सभी देशों को सोचना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। What steps have been taken by India to achieve net zero emission by 2070, है ना? क्योंकि अब ये तो आपने अपना क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक देख लिया। अब आप हमारे चैनल पे आए हैं, पैशन एजुकेशन के चैनल पे आए हैं, जहाँ पे चैनल का नाम ही आपको बताता है कि एजुकेशन के लिए हम कितने पैशनेट हैं, राइट? तो हम ऐसे कैसे जाने देंगे आपको उतने से इंफॉर्मेशन के साथ? तो आप यहाँ आए हैं तो फ़ायदा तो आपका होके रहेगा। और फ़ायदे की बात यह है कि आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या टारगेट उसने सेट किया है। तो देख लीजिए इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या रहे हैं। इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट हैव स्टडीली बिकम मोर एम्बिशियस। पहले सेट किया गया था 175 गीगावाट 2022, उसको 450 गीगावाट बाय 2030 किया गया, एंड अब कहा जा रहा है कि 500 गीगावाट 2030 तक हम अचीव करेंगे। COP26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बताया गया था। इंडिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस अ टारगेट ऑफ 50% इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज by 2030, raising the existing target of 40% which has already been almost achieved। तो इस जो टारगेट को हमने ऑलमोस्ट अचीव किया है उससे बढ़ा करके हम 50% पे लेके जा रहे हैं। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी हम रिड्यूस करने वाले हैं 45% से 2030 तक। किसके लेवल से? 2005 के लेवल से। टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। ये सारे ही बहुत ही काम की डेटा हैं, आप सब भी जानते हैं। अगर आप मन से तैयारी में लगे हुए हैं, आए दिन ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। पॉल्यूशन बहुत मेन मुद्दा बन चुका है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ओजोन डिप्लीशन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है इन सभी चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था तो इसे प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और हर दूसरे दिन रिवाइज करते रहिए। 2030 यानी आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है अगले 2 सालों के अंदर। आशा तो यही कीजिए अपनी मेहनत से कि नेक्स्ट ईयर आप अपनी कुर्सी ले लें, पर क्योंकि प्रोसेस वगैरह लंबी होती है तो हमने 2 साल कह दिया है। तो आप भी इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। तो ये टारगेट्स आपको अभी से पता होने चाहिए। क्वेश्चन 103, द टर्म ब्रूट फोर्स एक्विजिशन इज रिलेटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। Brute force acquisition can be performed by third-party passcode brute force tools that send a series of passcodes or passwords to the mobile device. This technique uses trial and error in attempt to create the correct combination of password or PIN to authenticate access to mobile device. Question number 104, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कंपैरिजन की गई है PSLV और GSLV के बारे में। फर्स्ट
GSLV was developed to launch low Earth orbit satellites into polar and sun synchronous orbit. Second, PSLV was developed to launch the heavier InSat class of geosynchronous satellite into orbit. अगर आप लोगों को इनके नाम पता है ना, ये देखिए ऊपर इनका नाम दिया गया है फुल फॉर्म में, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, टिक कर लीजिएगा। चलिए PSLV और GSLV के बारे में जान लेते हैं बढ़िया से। PSLV, it is a India's third generation launch vehicle, first successfully launched in October 1994. It is the first Indian vehicle to have liquid stage. It does not use cryogenic fuel. It has 4-stage system comprising a combination of solid and liquid fuel rocket stage. इसका यूज़ किया जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट्स को पहुंचाने के लिए, एंड it is used to launch low Earth orbit satellites into polar and sun synchronous orbit. इसको द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? फॉर लो अर्थ ऑर्बिट्स। याद रखिएगा ये चीज़ें वन टाइम एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, कई बार आ भी चुका है, तो ध्यान में रख लीजिएगा बस। GSLV, it is used to launch satellites and other space objects into geosynchronous transfer orbit. 3-stage launch system है with strap-on motor. क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करता है थर्ड स्टेज में, और इसका जो इंजन है लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का यूज़ करता है एज अ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, कुछ आपको कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में बताया गया है और उनके एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्डिंग डेटाबेस ऑफ AI बेस्ड एप्लीकेशन, यस करेक्ट है। एज कंप्यूटिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जी हाँ ये भी करेक्ट है। फॉग कंप्यूटिंग ऑटोनोमस व्हीकल, ये भी करेक्ट है, जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अब जब आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बताओगे तो कैसे करेंगे आप इसको? तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, जो बढ़ोतरी दी जा रही है, उन सब के बारे में अपडेटेड होकर के जाएं एग्ज़ाम में। क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स and intelligence over the internet to offer faster innovation, flexible resources and economics of scale. एज कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज डिप्लॉयमेंट ऑफ डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज़ और अदर नेटवर्क ऑपरेशन अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड नेटवर्क सेगमेंट्स लाइक ड्रॉपबॉक्स, जीमेल एक्सेट्रा, and toward individual sources of data capture such as endpoint like laptop and tablets. अगर फॉग कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो फॉग कंप्यूटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दैट ब्रिंग्स कंप्यूटेशन एंड डेटा स्टोरेज closer to the network edge where many internet of things devices are located. By doing this, fog computing reduces the reliance on cloud for this resource intensive task, improving performance and reducing latency. आगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 106 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रस ऑक्साइड। फर्स्ट, being a short-lived greenhouse gas, it substantially contributes to global warming. Second, when it reaches the stratosphere, it reacts with ozone and depletes it with an impact comparable to that of CFCs. कौन सी दिए गए स्टेटमेंट हैं? तो बी सेकेंड स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़, ये शॉर्ट लाइव्ड बिल्कुल नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये लाफिंग गैस और हैप्पी गैस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस। वाइल नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट फ्लेमेबल, इट विल सपोर्ट कंबंशन टू द सेम एक्सटेंट एज ऑक्सीजन. इट लीड to state of euphoria, expanding its nickname laughing gas. It is soluble in water. Its vapor are heavier than air. नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में और बताते हुए, इट इज़ द थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड इज 273 टाइम्स मोर पोटेंट दैन CO2 ओवर 100 years. कितने लंबे टाइम तक वो रहेगा एनवायरमेंट में और कितना ज़्यादा ताकतवर है। हम ये सारी ही गैसेस को कंपेयर करते हैं
उनकी लाइफ टाइम एंड उनकी पोटेंसी के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड की बेसलाइन बना करके causes depletion of stratospheric ozone layer which shields humanity from harmful ultraviolet रेडिएशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ओजोन लेयर क्या किस चीज़ में मदद करता है, सन से जो हार्मफुल यूवी रेस आती है उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, वो डाइवर्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ओजोन लेयर। बट यहाँ पे क्या बातचीत की जा रही है कि नाइट्रस ऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर में जब पहुंचता है तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे जो बहुत सारे डिसीज़, जो ऐसे किरणें जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, अगर वो धरती तक पहुंचते हैं इंसानों के लिए, वो बहुत ही हानिकारक होंगे। फिर तो एप्लीकेशंस देख लिया जाए, इट इज़ कॉमनली यूज बाय डेंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स टू सेडेट पेशेंट्स अंडरगोइंग माइनर मेडिकल प्रोसीजर. The gas is also used as propellant in food aerosols. It is used in automotive industry to enhance engine performance. क्वेश्चन 107, परम प्रवेगा इज अ, क्या है परम प्रवेगा? रेडियो टेलीस्कोप है, सुपर कंप्यूटर है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा आंसर बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेगा एक तरीके का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। एंड बात करी जाए तो इट इज़ लार्जेस्ट इन एन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. The system is expected to power diverse research and educational pursuits. It has a supercomputing capacity of 3.3 petaflops. It has been designed by किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing. Question number 108. Software that enable a user to obtain secret information about another computer's activities is known as A. Malware, B. Adware, C. Spyware, डी ट्रैकवेयर. सी आंसर करेक्ट हो जाता है स्पाईवेयर. ठीक है, अब ये चीज़ें भी वही टिक कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. टेंशन करने की बात नहीं है, यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, आप सभी को पता होगा कि जो ऐसे टेक्निकल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर वगैरह हो गए जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उन सभी को अफेक्ट करते हुए ऐसे बहुत सारे ही सॉफ्टवेयर आ चुके हैं. तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे. फर्स्टली, viruses. A computer virus infect devices and replicate itself across the system. Viruses require human intervention to propagate. याद रखिएगा, इसमें वायरस को घुसने के लिए, अपना काम करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है. जैसे कि अगर कोई यूज़र कोई मैलिशियस कोड को अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर लेता है, या फिर इट कैन बी डिलीवर, किस तरीके से आ सकता है वो, ऑफन डिलीवर्ड वाया मैलिशियस एडवर्टीजमेंट और फिशिंग ईमेल्स. द वायरस स्प्रेड थ्रू आउट देयर सिस्टम. वो डाउनलोड कर लिया आपने कोड, कोई फिशिंग ईमेल खोल लिया जिसके अंदर ऐसा कुछ था, ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट साइट आपने खोल ली जहाँ जो वायरस से भरी पड़ी रखी हुई थी, तो वो आपके सिस्टम में स्प्रेड करना शुरू करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे. क्या कर सकते हैं वायरस के थ्रू, कैसे अफेक्ट होगा आपका डिवाइस? सो इट कैन मॉडिफाई कंप्यूटर फंक्शन एंड एप्लीकेशन. कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, स्टील कर सकता है आपके डेटा को, इनक्रिप्ट डेटा टू परफॉर्म रैंसमवेयर अटैक्स एंड कैरी आउट DDoS अटैक्स. जान लेते हैं स्पाईवेयर के बारे में. Spyware is malware that downloads onto a device without the user permission. It steals user data to sell to advertiser and external user. तो ये क्या कर रहा है, ये जो यूज़र है उसका डेटा चुरा रहा है और बेच रहा है. Spyware can track credentials and obtain bank details and other sensitive data. It infects device through malicious apps, links, websites and email attachment. Mobile device spyware, which can be spread via short message service and multimedia messaging service, is particularly damaging because it tracks users' location and has access to the device camera and microphone. Adware, keyloggers, Trojan, and mobile spyware are all forms of spyware. पेगासस जिसके बारे में आपने बहुत बार ही न्यूज़ में सुना होगा. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल स्पाईवेयर.
एडवर्ड के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले और डाउनलोड्स अनवांटेड एडवर्टीजमेंट टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ बैनर और पॉपअप्स. है ना, आपके स्क्रीन पे आते रहते होंगे. इट कलेक्ट्स वेब ब्राउजर हिस्ट्री एंड कुकीज टू टारगेट यूजर विद द स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट. Not all adware is malicious. Software developer use legitimate adware with users' consent to offset developers' cost. Malicious adware can, आपको पता भी नहीं चलता होगा, है ना, आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, आप कितनी ही चीज़ों को टक टक करके दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, आपको खुद भी नहीं पता चलता होगा वो किस चीज़ की कंसेंट मांग रहे हैं. तो कई बार डेवलपर अपने कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए इन तरीके की चीज़ों को, एडवर्टीजमेंट को आने के लिए, आपके ऊपर पॉपअप मैसेज आने देने के लिए, ताकि आप वहाँ पे वेबसाइट पर बार बार विजिट कर सकें, ये टैक्टिक्स अपनाते हैं. व्हाट कैन बी डन? यू हैव टू बी मोर अवेयर. दैट इज़ द थिंग. इसी के लिए तो सारी चीज़ आपको बढ़ाई जा रही है, ताकि आप खुद भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें. Malicious software can, however, display ads that may lead to infection when clicked. हाँ, इस तरीके का भी हो सकता है कि आप जब विजिट किए तब तो कुछ नहीं था, बट ऐसे एडवर्टीजमेंट को आपको दिखाया जा सकता है जो अगर आप देखने जाते हैं, पॉपअप आया और आप देखने के लिए आपने उस पर क्लिक किया एंड पता चलता है कि वो जहाँ पे जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं वो पूरी वायरस से भरी पड़ी थी और आपका सिस्टम भी करप्ट किया. Grayware. The term Grayware was coined in September 2004 and described unwanted applications or files that aren't malware but worsen the performance of computer and can cause cyber security risks. यानी यहाँ पे जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी, डिवाइस की एफिशिएंसी, उसके ऊपर अटैक हो रहा है. At a minimum, Grayware behaves in an annoying or undesirable manner and at worst monitors the system and phones home with information. लास्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं रैनसमवेयर के बारे में, क्योंकि इस चीज़ को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये करंट अफेयर में काफ़ी बार रह चुका है, करंट न्यूज़ में काफ़ी बार रह चुका है, तो जानना इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. रैनसमवेयर एक तरीके से क्या है? इट इनक्रिप्ट्स फाइल और डिवाइस एंड फोर्सेस विक्टिम टू पे रैनसम इन एक्सचेंज फॉर री एंट्री. आपने सारा काम किया आज अपने ईमेल के ऊपर, ठीक है, आपने सारी चीज़ें अपने डिवाइस के ऊपर करी एंड आप सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, आप चीज़ों को खोलने का ट्राई करते हैं और वहाँ से आपसे कोई कह रहा है इतनी चीज़ें, इतने रकम डालिए, दीजिए और फिर अपनी फाइल लीजिए, वरना धमकी दी जा रही है आपको डिलीट करने की. ठीक है, तो रैनसम एक्सचेंज आपसे मांगा जा रहा है. जी हाँ, तो इन्हीं चीज़ को कहा जाता है रैनसमवेयर. व्हाइल रैनसमवेयर एंड मालवेयर आर ऑफन यूज साइमल्टेनियसली, रैनसमवेयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मालवेयर. क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ अ मैटर एट नैनो स्केल एट डिमेंशन between approximately 1 and 1000 nanometer. Second, screen glass windows are an example of how nanotechnology was used in pre-modern era. Third, nanostructure material can have different magnetic properties compared to other forms or size of same material. दिए गए कोड्स में से आपको सही स्टेटमेंट कौन से लगते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, सेकेंड एंड थर्ड. आइए जान लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में. नैनो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवोटेड टू डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग स्ट्रक्चर डिवाइसेस एंड सिस्टम बाय मैनिपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल एट नैनो स्केल. काफ़ी छोटे स्केल पर जाकर के आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं एंड आपको जानने मिलेगा कि वही चीज़, अगर कोई मेटल के बारे में बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसका साइज चेंज करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी चेंज हो जाती है. जो चीज़ आपको हानिकारक लग रही है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, राइट. नैनोमीटर मटेरियल्स आर मेजरली क्लासिफाइड बाय देयर ओरिजिन, dimensionality and composition. It can be classified into natural and artificial based on their origin. यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2022 के पेपर में, आप चेक कर लीजिएगा. नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा था, बट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी. आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी क्लास 9 से आता है, जी हाँ, वहाँ से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है एंड सिलेबस में पूरा अच्छे तरीके से लिखा है कि आपको बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ के जाना है. नैनो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट.
एंड जिसके बारे में आपको डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चल रही है। मेडिकल के अंदर, मेडिसिन, हेल्थ एंड मेडिसिन के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यूज़ बताया जा रहा है। तो ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में जानना, ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में पढ़ के जाना। ये स्टेटमेंट पूरा उठा के वहाँ दिया गया था कि क्या ये सिर्फ नेचुरल फॉर्म में ही पाए जाते हैं नैनो मटेरियल्स या आर्टिफिशियल, राइट। तो आपको याद रखना है कि इट कैन बी क्लासिफाइड, ओरिजिन की बात करें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही तौर पे होते हैं ये। Talking about the natural nanomaterials that occur naturally, such as those found in Earth's crust or in biological system, while artificial ones are those that are manufactured by humans to have specific properties. Based on the composition of a material, nanomaterial can be classified as organic, dendrimers, inorganic, carbon-based, and composite. आ गए हम आज के आखिरी क्वेश्चन, दैट इज़ 110 नंबर के। विच आर फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आज आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक से बेस्ड थे, राइट। पेपर 2 था जिसके अंदर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक भर के आता है। फर्स्ट अर्बन प्लानिंग, सेकंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उपयोग इन चारों ही कामों के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कोड डी, दैट इज ऑप्शन डी। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली इट कैन बी कॉल्ड एज अर्थ रिमोट sensing satellite also, and they are designed for earth observation from the orbit. So what will actually happen is, from the orbit the satellite which we have sent it, वो काम किसके अंदर आएगी, फॉर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप सेट करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेटरी refers to collecting information about activities on earth, both natural and artificial, including physical, chemical, biological and human system. If we talk about its application, it is used in early warning system, environmental impact monitoring, etc. So as you have understood how the earth observatory satellites are helpful, you would be able to tick mark the correct option फ्रॉम दी गिवन वन। अर्बन प्लानिंग के अंदर हेल्प करेगा, जी हाँ, अगर वो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है देन हमें एरिया जानने में मदद करेगा कि ठीक है, हमें अगर कोई चीज़ बनानी है तो कहाँ पे हम बना सकते हैं। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी मदद करेगा, ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी। क्यों? क्योंकि वो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए। अब आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो क्या बाकी के जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वैसे घूमने के लिए भेजे जाते हैं? नहीं, हर सैटेलाइट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट पर्टिकुलरली इसके लिए बनाई जाती है। आप दूसरे सैटेलाइट्स को देख लेंगे तो कुछ कम्युनिकेशंस के लिए भी बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं वो हमारे लिए इन कामों में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।